हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का पढ़ लेनी चैनल पे। सो बच्चों, आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, लाइक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी और कुछ बेसिक सी बातें थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो सब सुन लिया अब कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ये तो समझ लिया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। अब इन सारी डिस्कवरी के बाद आते हैं मॉडल्स ऑफ एटम। कौन कौन से साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या क्या बताया कि एटम एक्चुअल में कैसा होता है। तो आप सभी ने सुना होगा, सबसे पहले हमारे पास आया था एक थॉमसन मॉडल, ठीक है, देन आया था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे आइसो सीरीज। आइसो सीरीज में हमारे पास कुछ बेसिक सी टर्म्स जिस पर से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो डायाफर्स, आइसोस्टर्स, इस तरीके की छोटी छोटी कुछ टर्म्स है जिसका मतलब हम लोगों को समझना है और जिस पर से काफी सारे सवाल और क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत बेसिक से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसी आइसो सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में, एंड देन बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर में हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है एटॉमिक मॉडल्स जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको सॉल्व किया, उसका आंसर भी किया। सो वेरी गुड, उसका आंसर है 25%। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का 25% आया था, वेरी नाइस। जिनका नहीं आया, देखो कहाँ पे आप लोगों ने गलती करी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म बेटा मेरे पास क्या आती है, विच इज आइसोटोप्स। सबसे पहली टर्म जो मेरे पास आती है बेटा वो क्या है, आइसोटोप्स। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के कुछ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे लिखते हो XZA। ठीक है, XZA। यहाँ पे बेटा Z क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर, और A क्या होता है, मास नंबर। तो सिंपल है, आइसोटोप्स वो जिनका टॉप डिफरेंट है। टॉप डिफरेंट का मतलब जिनका मास नंबर डिफरेंट है ना। सो नाम से ही पता लग रहा है आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स बेटा वो होते हैं जिनका टॉप डिफरेंट होता है, यानी कि बच्चे टॉप पे क्या है मेरा, मास नंबर, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट होगा, वो बेटा क्या कहलाते हैं, वो मेरे पास कहलाते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, सो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका मास नंबर क्या होता है बेटा, अलग। सिंपल सी बात है, जिनका टॉप डिफरेंट है। टॉप पे क्या लिखते हैं हम लोग, टॉप पे हम लोग लिखते हैं मास नंबर। तो जिसका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, वो क्या होगा मेरे आइसोटोप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के बेटा मेरे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 1H1, ठीक है, एक होता है 2H1, एक होता है 3H1। ठीक है, सो 1H1 को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, 2H1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम बोलते हैं। ठीक है, 2H1 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, एंड 3H1 को हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं, ट्रीटियम उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग H से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है वो कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। क्लोरीन के बेटा मेरे पास 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है Cl35, ठीक है, और दूसरा बेटा क्या होता है, दूसरा मेरे पास होता है 37। ठीक है, सो ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, इनका एटॉमिक नंबर तो बेटा सेम है लेकिन इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो बच्चे इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। क्लोरीन के भी मेरे पास इस तरीके से आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो आइसोटोप क्या है, जिनका टॉप डिफरेंट है, यानी कि बेटा जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एलिमेंट तो सेम ही है, फर्क किस चीज का है, मास नंबर का।
तो इसीलिए क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है ना, तो इसीलिए बेटा आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह दिखाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन क्यों इनका मास नंबर अलग है, तो इनका मास वगैरह अलग हो गया, तो इसी वजह से बेटा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका मास नंबर अलग है, इनका मास अलग हो गया है ना, तो इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम E/M रेशो। E/M का मतलब है चार्ज बाय मास रेशो, E/M का मतलब है बेटा चार्ज बाय मास रेशो। तो यार ऑब्वियस है बेटा, देखो इनका मास अलग है ना, मास अलग है, तो मास अलग है तो इनका चार्ज बाय मास रेशो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि डिफरेंट होगा, राइट। सो आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम E/M रेशो, दे डू नॉट हैव सेम E/M रेशो। इनका मास अलग है, तो मास अलग होने की वजह से बच्चे इनका जो चार्ज बाय मास रेशो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। सो मास अलग होने की वजह से इनका जो चार्ज बाय मास रेशो होगा वो बेटा क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इनके अंदर देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बेटा इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे, ठीक है ना। और न्यूट्रल है तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे, है ना। फर्क किस में आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास अगर मैं 1H1 की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना, इससे मेरे पास क्या आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। सो 1H1 में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए बेटा, सो 1H1 के अंदर न्यूट्रॉन्स हो गए 0, 1 - 1 0, यानी कि प्रोटियम के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2H1 की, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए, 2 - 1 यानी कि 1 न्यूट्रॉन। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं 3H1 की, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है, 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक है, और इसमें बेटा मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास हो गए 2 न्यूट्रॉन्स। सो आप देख सकते हो कि दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है क्योंकि न्यूट्रल है ना, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क आ रहा है। देख सकते हो बेटा प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक भी न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऐसी ड्यूटेरियम के अंदर आप देख सकते हो एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, एक न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। ऐसी ट्रीटियम के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जो आपको ध्यान में रखनी है। इनसे रिलेटेड भी बहुत बेसिक से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी बातें थी किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। अगेन शॉर्ट में रिपीट करती हूँ, जिनका टॉप डिफरेंट है, यानी कि बेटा जिनका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब बेटा ये कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही, लेकिन ये डिफर किस चीज में करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। तो क्योंकि इनका मास नंबर अलग है तो इसीलिए बेटा जो इनका E/M रेशो क्या होता है, वो क्या होता है, वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे इनका जो मास नंबर है वो अलग है, ठीक है, मास नंबर अलग है, तो इसीलिए बेटा इनका जो E/M रेशो है वो क्या, वो सेम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मास नंबर अलग हो गया ना, चार्ज बाय मास रेशियो इसलिए सेम नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में, आइसोबार्स के बारे में। सो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के कुछ आटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब उसका उल्टा हो गया। वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, यहाँ पे मास नंबर सेम आएगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट आएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, आइसोबार्स के अंदर जो आपका मास नंबर है वो तो सेम आएगा, लेकिन बेटा जो आपका एटॉमिक नंबर है वो बेटा क्या आएगा, वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। सो मास नंबर सेम आएगा लेकिन बच्चे जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर बच्चे क्या आ जाएगा,
एटॉमिक नंबर मेरे पास इनका डिफरेंट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ पोटेशियम की जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और मान लो मास नंबर है 40। ऐसी बेटा अगर बात करूँ कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर है 20, मास नंबर कितना है 40, ठीक है। तो मास नंबर कितना है बेटा, सो मास नंबर है मेरे पास 40, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनका मास नंबर तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, इनका डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यानी कि बेटा इनके अंदर प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। अब न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है तो फिर जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, अब वो भी तो प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो इस वजह से बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बच्चे, इनमें डिफरेंट होंगे, राइट। अब न्यूट्रल है तो प्रोटॉन्स अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग हो गए, न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है। देखो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 40 माइनस 19 यानी कि 21, इसमें कितने हैं 40 माइनस 20 यानी कि 20, ठीक है। 40 माइनस 19 यानी कि 21, 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो आप देख सकते हो न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। सो आइसोबार के अंदर तीनों चीजें डिफरेंट होती है, प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी एंड न्यूट्रॉन्स भी, ठीक है बच्चे, क्लियर है। सो आइसोबार के अंदर तीनों चीजें डिफरेंट होती है, प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स भी। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन बट द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम क्या होता है, मास नंबर। तो इनका बेटा मास नंबर तो सेम ही है ना। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम क्या होता है बेटा, तो वो होता है मास नंबर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम क्या होता है बेटा, वो होता है मास नंबर। तो मास नंबर तो इनका सेम ही है, ठीक है। अब आप खुद देखो, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही अलग अलग है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और साथ ही साथ बेटा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी अलग अलग होगी। सो दे डू नॉट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्योंकि एक पोटेशियम है दूसरा कैल्शियम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, दोनों ही हमारे पीरियोडिक टेबल में अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। तो ये सारी चीजें किसके बारे में, आइसोबार्स के बारे में, जिसका मास नंबर सेम है लेकिन बेटा जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जिसका मास नंबर तो बेटा क्या है, सेम है, लेकिन बेटा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। दे आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम क्या होता है, सेम होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास आइसोटोन्स। नेक्स्ट आता है बच्चे मेरे पास आइसोटोन। अब देखो आइसोटोन्स के अंदर तुमको एन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, एन। एन फॉर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो एन फॉर न्यूट्रॉन्स होता है ना, तो इसीलिए बेटा आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, ठीक है। एन आ रहा है ना, तो एन का मतलब न्यूट्रॉन्स होता है, तो इसलिए आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर। तो इनका मास नंबर अलग अलग होगा, ठीक है, हो सकता है एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि बेटा 3H1, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 3 - 1 2 है ना, और हीलियम 2 है ना, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर तो 4 - 2 2। तो इसमें भी न्यूट्रॉन्स 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या होगा, आइसोटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें 39 - 19 20, 40 - 20 20। तो इसमें भी न्यूट्रॉन्स क्या हो गए बेटा आपके पास, सेम हो गए, तो ये भी आइसोटोन्स। इसमें देखते हैं 14 - 6 8, 16 - 8 8, ठीक है। तो 16 - 8 8, तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो न्यूट्रॉन सेम हो गए, तो आइसोटोन्स। इसमें अगर मैं देखूंगी तो 24 - 12 12,
23 में से 11 गए 12, ठीक है, तो इसमें भी सेम आ रहा है, तो आइसोटोन्स। अगेन इसमें भी 31 माइनस 15 16, 32 माइनस 16 16, ठीक है, तो बेटा इसमें भी मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए बेटा मेरे पास ये सभी के सभी क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक है, तो इसलिए सारे क्या हो गए बच्चे मेरे पास, आइसोटोन्स हो गए, ठीक है ना, क्लियर है ना। सो आइसोटोन्स में n आ रहा है, तो बस वहां से ध्यान रखिए बेटा कि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है। बहुत बेसिक सी चीजें है ये, ठीक है, बहुत बेसिक सी टर्म्स है जो बस आपको पता होनी चाहिए। आजकल कहाँ से सवाल पूछ ले वो हमको नहीं पता, कई बार बहुत इजी चीजों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके नीट के एग्जाम में। तो हर तरीके के लेवल के क्वेश्चंस की, चाहे वो इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, हर तरीके के लेवल के क्वेश्चंस की बेटा हम लोग तैयारी करेंगे और हर तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आइसो का मतलब सेम। तो ऐसी स्पीशीज क्यों बोल रही हूँ कि वो कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बेटा मेरे पास क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास क्या है, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, ठीक है, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, नियॉन मैग्नीशियम सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। मुझे बेटा क्या करना है, मुझे ना इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, नियॉन Na प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, देखो वैसे अगर कोई न्यूट्रल आटम होता है, कोई भी न्यूट्रल आटम है, तो उसके लिए तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट ये तो न्यूट्रल नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 7, ठीक है, तो वैसे न्यूट्रल होता तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, बट -3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, -3 का मतलब है कि 3 और ऐड हो गए, तो 7 और 3 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। तो वैसे अगर देखते अगर न्यूट्रल होता तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रल नहीं है, इस पे -2 का चार्ज है। -2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए, सो 2 और ऐड कर देंगे, सो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 8 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, सो वो मेरे पास हो जाएगा 10, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, है ना, तो 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बट -1 का मतलब है एक और ऐड हो गया, तो टोटल मिला के इसमें भी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे नियोन तो फिर न्यूट्रल है, एटॉमिक नंबर है कितना, 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। +1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो एक सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर इज 12। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर इज 12, +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर इज 13, +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें बेटा मेरे पास होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन सब में ही तो यार 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, है ना, मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर बेटा इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या कहलाएंगे बताओ, हाँ, दीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये सारी की सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। तो बच्चे ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक species because they have same number of electrons,
ठीक है। तो ये सारी की सारी बेटा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो बस ऐसे ही देख लेना, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बेटा कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो आपको उतने सबट्रैक्ट करने हैं। और नेगेटिव चार्ज है बेटा तो आपको उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो आपको उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, सिंपल है। ठीक है ना, क्लियर है ना, राइट। तो ये बहुत बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपके नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, ऑल्दो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से साथ साथ अपनी कॉपी में करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बेटा BF3 और SO2, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि BF3 और SO2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, क्या कहना चाहोगे? ठीक है, तो बच्चे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि BF3 और SO2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बता सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? जल्दी से सारे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। BF3 और SO2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, करिए भाई सॉल्व। ठीक है, आई होप अब तक तो कर लिया होगा, है ना। या कुछ बच्चे ये सोचो कि मैम करेंगे कैसे, अरे यार देखो इसमें एक बोरोन है और 3 फ्लोरीन है, एक बोरोन है और 3 क्या है बेटा, फ्लोरीन है। सो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बट बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना। तो एक ही बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो बेटा एक बोरोन के अंदर होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, है ना। तो एक फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 3 में कितने होंगे, 3 इंटू में 9, तो ये कितना आ गया 27 + 5, यानी कि बेटा ये मेरे पास आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो BF3 के अंदर बेटा क्या होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो BF3 के अंदर बच्चे क्या होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे किया ना सबने, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। देखो अब बात करूँ SO2 की, तो इसमें एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है 16। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो 16 होता है, तो सल्फर के अंदर होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 16 होता है ना सल्फर का, तो सल्फर में होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएंगे 2 × 8, तो ये जगह 16 + 16 यानी कि 32। तो SO2 में भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर बेटा दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। सो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज़, हाँ या ना, येस और नो, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बहुत बेसिक से सवाल भी कभी कभी आपके नीट के एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इनको ऐसे मत समझना कि यार ये तो बहुत ईजी है, ये थोड़ी ना पूछेगा। अरे भाई पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। ठीक है, चलो ठीक है, फिर तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, चलो बता देना मुझे, कमेंट सेक्शन के अंदर सबका आंसर चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर सबका आंसर चाहिए, बता देना कि यार S- और K+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे कि नहीं होंगे। और पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट बेटा ये है कि Na+ और आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखना है। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, मतलब आपके आंसर का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्या S-2 और K+, पहले वाला पार्ट ये है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे क्या सोडियम प्लस और आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? तो मुझे कमेंट सेक्शन में सारे आंसर कर देना। वैसे तो बहुत इजी सवाल है, सभी कर लोगे मुझे विश्वास है, बट फिर भी कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की हुई जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी न्यूट्रल एटम है, ठीक है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना। इफ पॉजिटिव आ रहा है तो जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन्स सबट्रैक्ट कर देना। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स, ठीक है, सो काफी सिंपल है। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? जिनमें सेम डी से याद कर लो, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जिनमें बेटा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है, दे आर नोन एज आइसोडायाफर्स, ठीक है। तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जिनमें न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होता है, मतलब न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स जिसके सेम आएंगे, है ना, तो वो क्या होंगे? आइसोडायाफर्स होंगे। अब आप सभी जानते हो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना बेटा। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे? सो न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। और प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनके लिए ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स हो गए जेड, जिनके लिए ये वैल्यू सेम आए, है ना, ए माइनस जेड का मतलब है ए माइनस 2z, यानी कि बेटा जिनके लिए ए माइनस 2z की वैल्यू सेम आती है वो क्या होते हैं? वो होते हैं आइसोडायाफर्स। सिंपल है ना। तो जिनके लिए बेटा a माइनस 2z की वैल्यू सेम आती है, a माइनस 2z की वैल्यू, क्योंकि आइसोडायाफर्स क्या है? न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स की वैल्यू जिसके लिए सेम आए। जिसके लिए बेटा न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स की वैल्यू सेम आती है, दे आर आइसोडायाफर्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसोडायाफर्स। मतलब जिनके लिए सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है। तो न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, प्रोटॉन्स होते हैं जेड, तो यानी कि जिनके लिए ए माइनस 2z सेम आए वो आइसोडायाफर्स। चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। पहला एग्जाम्पल बेटा आप सभी के सामने है। देखो, अगर मैं इसके लिए a माइनस 2z निकालूं तो मास नंबर है 11, ठीक है, और एटॉमिक नंबर है 5, सो 2 इंटू में 5, सो 10, 11 माइनस 10 हो जाएगा 1, तो इसके लिए आ रहा है 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो मास नंबर है 13 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर है 6, तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 12, इसके लिए भी आ जाएगा 1। तो इसके लिए भी a माइनस 2z 1 आया है, इसके लिए भी 1 आया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोडायाफर्स हो जाएंगे। तो ये दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे आइसोडायाफर्स। तो बस यही चेक करना है कि आइसोडायाफर्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो जब a माइनस 2z की वैल्यू जिसके लिए सेम आ जाती है, सो वो बेटा क्या होते हैं? वो मेरे पास होते हैं आइसोडायाफर्स। क्या होते हैं? आइसोडायाफर्स। ऐसे इसके लिए देख सकते हो, सो a कितना है? 15 माइनस 2 इंटू z कितना है? 7, तो 15 माइनस 14, ये कितना हो गया बेटा? ये मेरे पास हो गया 1, ठीक है। सो 15 माइनस 14 कितना हो गया? 1। ऐसे इसके लिए देखोगे तो 31 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर है 15, सो 31 माइनस 30, ये भी कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। सो दोनों के लिए a माइनस 2z की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये बेटा क्या हो जाएंगे? हमारे आइसोडायाफर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो काफी सिंपल है। आइसो मतलब सेम, डी से सोच लेना डिफरेंस। किसका डिफरेंस? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस, राइट। तो जिसके लिए a माइनस 2z सेम आ जाए वो बेटा क्या होते हैं? आइसोडायाफर्स। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोडायाफर्स? इनमें से कौन सा आइसोडायाफर्स है? तो बेटा आपको उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। चलिए बस लास्ट बेटा मेरे पास बचता है, दैट इज आइसोस्टर्स, ठीक है, लास्ट है ये। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, एंड आइसोटोन्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोडायाफर्स। अब बस आखिरी आता है क्या? आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं बेटा? आइसोस्टर्स, आइसो का मतलब सेम, ठीक है, जिनमें एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, और बेटा जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, ठीक है। सो आइसोस्टर्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे ही होंगे, है ना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने के साथ साथ बेटा इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। सो दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So beta they have same number of atoms and
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बच्चे इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे ही होंगे, तो इसीलिए बेटा ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सारे के सारे जो आइसोस्टर्स होते हैं वो क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। क्यों? क्योंकि बेटा आइसोस्टर्स तो वो तभी कहलाएगा ना जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। क्यों बच्चे? वो आइसोस्टर्स तो यार तभी कहलाएगा ना जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है CO2 एंड N2। आइसोस्टर्स होने के लिए इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। अब एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कार्बन में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 16 यानी कि हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। तो CO2 में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 22। चलो N2O में देख लेते हैं। सो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में हो जाएंगे 2 × 7 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, से हो जाएगा 14 + 8 यानी कि इसमें भी हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, दोनों में बेटा आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आ गए, 22 और 22। अब बस ये चेक कर लो कि नंबर ऑफ एटम सेम है क्या। तो एक CO2 में कितने एटम है, एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि बेटा इसमें क्या है, 3 एटम्स है, ठीक है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें 3 एटम है। अगर मैं बात करूं N2O की, N2O में कितने एटम है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, यानी कि 2 और 1 3, तो इसमें भी बेटा क्या है, इसमें भी बचे मेरे पास 3 एटम्स है, इसमें भी बेटा मेरे पास 3 एटम है। तो आप देख सकते हो कि CO2 और N2O में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो दोनों चीजें सेम हो गई ना, दोनों चीजें सेम हो गई, तो इसीलिए बेटा CO2 और N2O क्या हो गए, तो दे हैव सेम एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So isosters have same number of atoms and same number of electrons। आपके सामने एक जीता जागता प्रूफ है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। सो ये दोनों क्या हो गए बेटा, ये दोनों हो गए आइसोस्टर्स। क्या हो गए बच्चे, आइसोस्टर्स हो गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो गए, आइसोस्टर्स, ठीक है। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ, अभी के अभी मुझे करके बताओ, और चलो बताओ क्या बेटा BF3 और SO2 आइसोस्टर्स होंगे क्या? यस और नो करके बताइए मेरे को जल्दी से। तो बताइए बेटा क्या BF3 और SO2 आइसोस्टर्स होंगे? जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है। फिर हम लोग इसको देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये आइसोस्टर्स होंगे। तो देखो देखते हैं, आप साथ साथ मैच करना। सबसे पहले अगर मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, सो BF3 में बोरोन के अंदर हो गए बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 27 + 5 यानी कि इसमें हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर SO2 में देखूं तो एक सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 और 16 कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, और ये हम लोगों ने अभी पहले भी किया था, राइट। तो बच्चे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास सेम ही है, सेम ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यार इसमें सेम ही है ना। अब एक बार एटम्स भी देख लेते हैं, तभी तो आइसोस्टर्स के बारे में हम लोग पता कर पाएंगे कि आइसोस्टर्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो BF3 के अंदर कितने एटम है, सो एक बोरोन और 3 फ्लोरीन, यानी कि इसमें कितने एटम है बेटा, 4 एटम है, ठीक है। अगर SO2 की बात करूं तो इसके अंदर एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन, यानी कि बेटा इसमें क्या है, इसमें 3 एटम है, ठीक है। तो इसमें तो 4 एटम है, इसमें तो 3 एटम है, तो यानी कि बेटा इनमें नंबर ऑफ एटम्स तो अलग अलग है ना, नंबर ऑफ एटम्स तो बेटा इनमें क्या है, अलग अलग है, नंबर ऑफ एटम्स तो बेटा इनमें अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा इनमें सेम है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। तो क्या ये आइसोस्टर्स होंगे? नहीं, ये आइसोस्टर्स नहीं होंगे, दे आर
नॉट आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स होने के लिए बेटा दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? बिल्कुल बोल सकती हूँ। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है यस बिल्कुल सही है, क्योंकि आइसोस्टर्स तो वो तभी कहलाएगा ना बेटा जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स दोनों चीजें सेम होगी। ठीक है, तो आइसोस्टर्स तो यार तभी कहलाएगा जब उसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की दोनों चीजें बेटा क्या होगी, उसमें सेम होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो इसलिए ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर नॉट आइसोस्टर्स। सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसोस्टर्स नहीं होती बेटा, सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसोस्टर्स नहीं होती। आप देख सकते हो ये इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो है, बट ये आइसोस्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ही डिफरेंट आ गए, है ना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो है लेकिन बच्चे ये आइसोस्टर्स नहीं है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो है बट ये आइसोस्टर्स नहीं है। तो इसलिए ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर नॉट आइसोस्टर्स। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर नॉट आइसोस्टर्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है बट आइसोस्टर्स नहीं है। ठीक है, तो रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो सही था। ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो आइसोस्टर्स भी हो, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट आ गए इसलिए दे आर नॉट आइसोस्टर्स। तो ये छोटी सी बात है बेटा जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारी जो आइसो सीरीज जो बेसिकली टर्म्स बतानी थी वो सारी खत्म होती है। हमने देखा आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोडायफर्स क्या है, आइसोस्टर्स क्या है, ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने देख ली और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी डिस्कस कर ली। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर मुझे लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, मैं जरूर देखूंगी एंड बता दूंगी कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है कि अज्यूमिंग दैट द मास ऑफ कार्बन इज 150 यूनिट्स। सो आपको बताना है कि ये एज्यूम करते हुए कि 12C6 का मास कितना है, 150 यूनिट है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द मास ऑफ ओ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा। ठीक है, कितने यूनिट्स होगा, बेसिकली आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो इसको क्वेश्चन को आपको घर से होमवर्क में करना है और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई करना है। काफी सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा सवाल है कि बेटा अगर कार्बन का मास 150 यूनिट है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा। ठीक है, अगर कार्बन का मास इज 150 यूनिट तो ऑक्सीजन का मास कितने यूनिट होगा, है ना, आपको ये बताना है। ठीक है, एजम्पशन ऊपर दी हुई है, इसको एज्यूम करते हुए करना है। तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बेटा आइसो सीरीज होती है खत्म। नेक्स्ट अब मेरे पास आते हैं मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्या आते हैं, नेक्स्ट मेरे पास आते हैं मॉडल्स ऑफ एटम। अब मॉडल्स ऑफ एटम बेटा मेरे पास मेनली दो पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, पहले पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, बट बोहर्स मॉडल तक पहुंचने से पहले हमें कई सारी चीजें पढ़नी है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके बाद फिर बोहर्स मॉडल आया था। ठीक है, फिर एट लास्ट क्या हुआ था यार, देखो ऐसे ही बस कहानी चलती रहेगी। पहले थॉमसन जी आए, उन्होंने अपना कुछ मॉडल दिया। ठीक है, फिर बाकी लोगों ने सोचा कि यार ये तो एटम के बारे में बता रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप सोचते हो कि यार मेरा दोस्त तो टॉप मार रहा है, मुझे मारना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है एक। ठीक है, वहां पे उस टाइम पे साइंटिस्ट में भी था, तो थॉमसन ने एक मॉडल दिया। ठीक है, फिर थॉमसन के मॉडल देने के बाद रदरफोर्ड जी कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग गए, विच इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और फिर उन्होंने थॉमसन को बोला कि यार देख, तूने तो मॉडल बताया, अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ तो उसको प्रूव करके बता। ठीक है, वो नहीं बता पाया तो इसलिए थॉमसन जी फेल हो गए, है ना। फिर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने उस बेसिस पे
अपना मॉडल दिया, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, फिर एट लास्ट रदरफोर्ड जी भी फेल हो गए थे क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए बेटा फिर जो रदरफोर्ड मॉडल था वो भी फेल हो गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थॉमसन मॉडल के बारे में। तो थॉमसन जी ने बोला, बैठे बैठे शायद तरबूज खा रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो तरबूज खाते खाते जैसे कि उसने देखा कि यार एक रेड कलर का पार्ट है और उस रेड कलर के पार्ट में ब्लैक कलर की सीड्स एम्बेडेड है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तरबूज में क्या होता है, रेड कलर का पार्ट होता है, ठीक है, और रेड कलर का मीठा मीठा सा जो पार्ट होता है उसमें ब्लैक कलर की सीड्स एम्बेडेड होती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे बैठा बैठा तरबूज खा रहा होगा, तो उसने सोचा कि यार एटम जो है वो इस तरीके का हो सकता है। उसने ये सोचा कि देखो भाई एटम है तो न्यूट्रल, मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बेटा उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो उसने सोचा कि यार एटम है तो न्यूट्रल, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बेटा उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो उसने सोचा कि जैसे वाटरमेलन में होता है, हो सकता है एटम में ऐसा ही होता हो कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये रेड पार्ट है ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज हो सकता है पूरा का पूरा फैला हुआ होता हो, और इलेक्ट्रॉन्स जो हो, जैसे ये ब्लैक कलर की सीड्स है ना, इसी सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स बीच में क्या होते हो, एम्बेडेड होते हो। उसने सोचा कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे उसने बोला वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इसी रेड पार्ट की तरह होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो इसी रेड पार्ट की तरह होता है, उसने बोला। और जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इस रेड पार्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बच्चे इस रेड पार्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरीके से पूरा होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। तो उसको ऐसा लगा तो उसने बोल दिया, मतलब उसको बस लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है तो उसने बोल दिया। बाकी लोगों ने बोला अच्छा जी ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात भी। तो रदरफोर्ड जी फिर एक्सपेरिमेंट करने लगे, है ना। एक्सपेरिमेंट करने लगे तो बातें कुछ और ही निकली, ठीक है। तो इसलिए थॉमसन जी फिर फेल हो गए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एक एटम की स्फेरिकल शेप होती है, एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, जैसे यहाँ पे सीड्स एम्बेडेड होते हैं ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इनटू द पॉजिटिव चार्ज। बीच बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मॉडल है वो वाटरमेलन के जैसा है, इसलिए इसको वाटरमेलन या फिर प्लम पडिंग मॉडल भी इसको बोला गया, ठीक है। तो इसको लगा, इसने ऐसा बोल दिया कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, है ना, इसको लगा बस ऐसा, ठीक है। उसने ऐसा बोल दिया और वो बातें फिर हम लोग पढ़ भी रहे हैं, सोच रहे हो, मतलब उस टाइम पे ऐसा बोलना भी बहुत बड़ी चीज होती थी। अब हम ऐसा बोल दे कि भाई एटम ऐसा होता है, हमारी कोई सुनेगा थोड़ी ना, तुम्हारी सुनेगा ना हमारी सुनेगा, ठीक है। बट हाँ उस टाइम पे मतलब बहुत टाइम पहले, हजारों साल मतलब कुछ सालों पहले, ठीक है, मतलब इनकी सुनी जाती थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये, है ना, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन आज हमारी कोई नहीं सुनेगा। अगर मैं बोल दूं कि एटम ऐसा होता है या तुम बोल दो तो नहीं माना जाएगा। आजकल तो हर चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। चलिए थॉमसन जो था, मतलब थॉमसन ने क्या बोला कि मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। जो एटम का मास है वो पूरे एटम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। बट ये मॉडल जो था वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रदरफोर्ड जो चीजें कर रहा था, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस चीज की उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था वो। दूसरी बात बेटा उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं, तो तुम खुद सोचो कैसे ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठा है, किस तरीके से होल्ड करके बैठा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इतने पास पास है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स में कोई रिपल्शन नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स इतने पास पास है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बेटा रिपल्शन भी तो होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स इतने पास पास है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी तो होगी। अगर इतनी रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है तो फिर एटम तो हमारा स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर एटम ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। बट हमको पता है कि मतलब एटम तो है ही है, ठीक है।
तो इसीलिए मॉडल फेल हो गया। सो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी को तो चलो उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है हमारा एटम न्यूट्रल होता है, बट ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने पास पास है तो उनके बीच में रिपल्शन क्यों नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो बेटा इसीलिए उसने एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो ये फेल हो गए। फिर उसके बाद बाकी साइंटिस्ट सोच रहे थे कि यार इसने तो बस लगा और बोल दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। फिर रदरफोर्ड जी आए अपना एक्सपेरिमेंट लेके, और उसने एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ें बताई एक एटम के बारे में। ऑल्दो ये भी फेल हो गया था, बट उसने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किया, और फिर उस बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बताई एक एटम के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है रदरफोर्ड की कहानी। तो उसने एक ऐसा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। एक लेड का बॉक्स है, उसमें उसने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। जहाँ से बेटा क्या हो रहा है, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल लास्ट क्लास में भी बताया था, याद है क्या होता है, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, लास्ट क्लास में भी बताया था। सो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम, क्या होते हैं, हीलियम+2, डबली आयनाइज्ड हीलियम, ठीक है। तो दीज आर अल्फा पार्टिकल। सो उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसने गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल पे बहुत तेज ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ले, क्योंकि वो बहुत ही पतला, बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल होता है, वो उसको आप थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड फॉइल लिया और उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और फिर गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, बॉम्बार्ड कर रहे हैं। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। ये स्लिट इसलिए लगाई है ताकि सीधे सीधे जाए और जाके गोल्ड फॉइल पे टकरा दे, ठीक है। अब वो देखना चाहता था कि एक्चुअल में ये अल्फा पार्टिकल जा कहाँ रहे हैं, ये भी तो पता लगे, ठीक है, कि एक्चुअल में ये अल्फा पार्टिकल जा कहाँ रहे हैं, ये भी तो पता लगे। तो उसके लिए उसने क्या किया, पीछे एक स्क्रीन लगाई, ठीक है। स्क्रीन लगाई किसकी, जिंक सल्फाइड की, जो कि इन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाए कि एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। तो जब भी इन पे कोई पार्टिकल टकराता तो कुछ ग्लो प्रोड्यूस होता था, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि फ्लोरेसेंट मटेरियल हम लोग लगा देते हैं ताकि उन पे कुछ टकराए तो कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो, ताकि उन पे जब कुछ टकराए बेटा तो क्या हो, कुछ ना कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो। ऐसे ही यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी ताकि जब अल्फा पार्टिकल्स उन पे टकराए तो उन पे ग्लो प्रोड्यूस हो। तो एक्चुअल में ये पता लगे कि सारे अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो पीछे एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है, और उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स मतलब स्क्रीन में जहाँ जहाँ ग्लो मिल रहा था, है ना, तो स्क्रीन में जहाँ जहाँ ग्लो मिल रहा था, लाइक इस जगहों पे बहुत ज़्यादा ग्लो मिल रहा था, तो इससे पता लगता है कि सारे अल्फा पार्टिकल्स यही आ रहे हैं, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया, ठीक है, ऐसे तेज तेज बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गए, ठीक है, और पीछे एक स्क्रीन लगा दी डिटेक्ट करने के लिए कि एक्चुअल में मेरे अल्फा पार्टिकल्स जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। ये डिटेक्ट करने के लिए बेटा कि एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल्स जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो उसने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस देखी, क्या देखा उसने ये देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल सीधे जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बेटा उसने ये देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे थे। उसने ये देखा कि बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए, उसने ये देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत 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 कम, लाइक हजारों में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो आया और अपने पाथ से ही वापस चला गया, मतलब आया और पीछे मुड़ गया। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे। तो ऐसी उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मतलब बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो छोटे छोटे एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो थोड़े बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो आए और आके बिल्कुल पीछे मुड़ गए।
तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना कहीं डिफ्लेक्ट हुए अल्फा पार्टिकल मोस्टली बिल्कुल सीधे चले गए। A small fraction of alpha particle was deflected by small angles. तो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो थोड़े थोड़े एंगल से, मोस्टली तो सीधे चले गए, बहुत कम थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, 1 in 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो बाउंस बैक हो गया लगभग 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, पूरा वो बाउंस बैक कर गया। मतलब जहाँ आ रहा था अपने रास्ता ही उसने पीछे मोड़ लिया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस उसने देखी, फिर इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उसने सोचा कुछ कंक्लूजन निकालूं, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो यार, देखो तुम किसी सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, तुम मान लो एक्टिवा पे जा रहे हो, स्कूटी चला के, ठीक है, या कार पे जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारी रोड बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कोई है ही नहीं रोड पे, तो तुम बिल्कुल क्या करोगे, तुमको दिख रहा है पूरा रास्ता साफ है, तो तुम आराम से सीधे 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 चलते जाओगे, ठीक है। बट वही अगर आपको ट्रैफिक मिल जाए, आपको कहीं जाना है, तो आप सोचोगे यार ये तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, तो बहुत देर लग जाएगी, और तुम अपने रास्ते मोड़ने की कोशिश कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही था, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, तो सीधा हम तभी तो जाते हैं जब हमें पूरा स्पेस खाली मिलेगा, पूरी रोड ही खाली पड़ी है, हम सोचेंगे यार मस्त आराम से चलते हैं, स्पीड में जाते हैं, ठीक है, और फिर आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट भाई अगर मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा तो मैं सोचूंगी नहीं यार सीधा तो नहीं जाती, गली में से मुड़ जाती हूँ कि मुझे जहाँ ट्रैफिक कम मिलेगा मैं वही जाती हूँ। तो क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो यहां से उसने कंक्लूजन क्या निकाला, यहां से बेटा उसने कंक्लूजन ये निकाला कि हमारे जो मोस्ट अल्फा मतलब एटम के अंदर का मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, खाली है। तभी तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां से पता लगा कि एटम के अंदर का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है ना, तभी तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। हम भी तो सीधे सीधे सड़क पे तभी जाएंगे जब खाली सड़क मिलेगी, अगर ट्रैफिक वाली मिलेगी तो फिर तो रास्ता ही मोड़ लेंगे ना, है ना। तो पहले पॉइंट से उसको ये कंक्लूजन मिला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर का मोस्टली स्पेस कैसा है, खाली है, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि बेटा मोस्टली अल्फा पार्टिकल फॉइल्स से अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, मतलब बिल्कुल सीधा जा रहे थे। यहाँ से पता लगा कि भाई पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एटम के अंदर खाली है, ठीक है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप देख सकते हो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो देखो अब अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम+2, मतलब इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव को रास्ते में, मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, मान लो कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था, ठीक है, इधर हो सकता है कि उसको रास्ते में कोई पॉजिटिव दिखा होगा, सो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कुछ रिपल्शन हुई होगी, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल जो था वो ऐसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, जिसकी वजह से बेटा ये अल्फा पार्टिकल जो था वो थोड़ा सा क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, है ना। मतलब वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कब करेगा, जब रास्ते में उसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, है ना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हुई, ठीक है। अब वो मान लो कोई थोड़ा सा दूर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है मान लो, ठीक है, तो ये दूर है काफ़ी, मतलब थोड़ा सा दूर है ना इससे, मतलब पॉजिटिव चार्ज से, तो थोड़ी कम रिपल्शन हुई होगी, इसलिए वो थोड़ा सा कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ होगा। जो बिल्कुल ऐसे नज़दीक से जा रहा है इसके, तो इनके बीच में रिपल्शन काफ़ी भयंकर हुई होगी, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इधर से मुड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, एकदम रिपल्शन हुई, तो उसने सोचा कि भाई मुड़ जाता हूँ, ठीक है। कोई थोड़ा दूर जा रहा है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी, तो इसलिए थोड़े थोड़े एंगल से फिर डिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, क्यों डिफ्लेक्शन क्यों हुई होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल, और हो सकता है कि एटम में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जिनके बीच में रिपल्शन हुई हो, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो थोड़े से एंगल से क्या हो गए हो, डिफ्लेक्ट हो गए हो, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गए हो, ठीक है। सो द फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे
जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से थी? ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्शन हुई होगी कुछ। अल्फा पार्टिकल को बीच में हो सकता है कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला हो, दोनों के बीच में रिपल्शन हुई जिसकी वजह से मुड़ गए, ठीक है। शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, है ना। तो यहां से अगर देखो पॉजिटिव चार्ज पूरे ही एटम में होता तो फिर तो सबको रिपल्शन मिलती ना, लेकिन सबको तो रिपल्शन मिली नहीं, सारे तो स्ट्रेट चले गए, है ना। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस तो एटम के अंदर खाली है, लेकिन हो सकता है कि एटम में कुछ छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जब अल्फा पार्टिकल वहां से गुजर रहा होगा तो उसको रिपल्शन मिली होगी। तो यहां से पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं स्प्रेड आउट है, ठीक है। जैसे थॉमसन ने बोला था, बिल्कुल गलत बोला था उसने बोला, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, पॉजिटिव चार्ज बल्कि एटम के अंदर एक छोटे से रीजन में, मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से रीजन में पड़ा हुआ है। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा है तो अगर मान लो ऊपर से गुजर रहा है तो उसको रिपल्शन मिली और वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब मान लो कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली इसके सामने से आए, अल्फा पार्टिकल मान लो एग्जैक्टली इसके सामने से आए तो रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। सो मान लीजिए बेटा कि अल्फा पार्टिकल अगर एग्जैक्टली सामने आ जाए इसके तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपना रास्ता ही मोड़ लेगा, ठीक है, अपना रास्ता ही मोड़ लेगा, ठीक है। गोल्ड फॉइल है ना, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो मान लो एग्जैक्टली सामने ही आ गया पॉजिटिव उसके, ठीक है। अब जैसे समझ लो कि यार एक ट्रक के सामने साइकिल आ गई तो साइकिल तो अपना रास्ता मोड़ लेगी ना, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। एग्जैक्टली अगर सामने पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल सामने जा रहा है तो इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि अल्फा पार्टिकल्स पीछे बाउंस बैक कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे अल्फा पार्टिकल बहुत कम होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बहुत ही छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत ही छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही छोटे से रीजन में वो कॉन्सेंट्रेटेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला होता तो फिर तो सबको ही रिपल्शन मिलती ना, लेकिन मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए। यानी कि एटम के अंदर पूरा स्पेस खाली है, एटम के अंदर पूरा स्पेस क्या है, खाली है। और जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो एक छोटे से रीजन के अंदर, छोटे से वॉल्यूम के अंदर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये सारी बातें बोली और थॉमसन जी यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में भी बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली, ठीक है, और फिर वो भी फेल हो गया, बट कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है, हमें तो पढ़ना ही है, ठीक है। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने पाथ को रिट्रेस कर गए थे, ठीक है। ऐसा कब हुआ होगा? जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट उसकी कोलिजन हुई होगी। जब बेटा अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट कोलिजन हुई होगी, ठीक है, डायरेक्ट कोलिजन होगी, डायरेक्ट टकराव हुआ दोनों के बीच में, अल्फा पार्टिकल पीछे मुड़ गए, ठीक है, क्लियर है। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन रिटर्न देयर पाथ, इंडिकेटेड दैट न्यूक्लियस इज रिजिड, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का उसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, और ये जो छोटा सा रीजन होता है एटम के अंदर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने यहाँ से पूरा डिफ्लेक्ट हो गए होंगे, ठीक है, अपने यहाँ से प्रॉपर क्या हो गए होंगे, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल पूरा मतलब बाउंस बैक कर गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और उनके बीच में डायरेक्ट कोलिजन हुआ हो, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी ने क्या बोला कि एटम मोस्टली तो खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर वो एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस छोटे से रीजन को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस का नाम दिया गया, ठीक है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वेयर द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वॉज कॉन्सेंट्रेटेड, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का। वो छोटी सी जगह जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है और इवन एटम का सारा मास है, उस छोटी सी जगह बेटा नाम दिया गया न्यूक्लियस का, ठीक है।
ठीक है, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। अब रदरफोर्ड ने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करी, और कैलकुलेशंस उसने करी, कैसे करी, क्या करी, वो हम लोग देखेंगे। और कैलकुलेशंस के बेसिस पे उसने बोला कि एटम का जो रेडियस होता है ना, एटम का जो रेडियस होता है वो तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और उसने बोला कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो उसने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करी फिर, ठीक है, और उसने बताया कि एटम का रेडियस कितना होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, एंड न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। उसने कुछ कैलकुलेशंस करी और उस बेसिस पे उसने बताया, ठीक है, क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब मॉडल के वही कुछ पोस्टुलेट्स, कंक्लूजन्स सारी पता लग गई क्या थी। अब कुछ पोस्टुलेट्स क्या, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज और एटम का मोस्टली मास। अब हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो मास नहीं होता, मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो एटम के अंदर एक छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। उसने क्या बोला? उसने एक और बढ़िया बात बोली। क्या बोली? तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत हाई स्पीड में सर्कुलर पाथ्स के अंदर घूमते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते हैं, जिनको बेटा हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था ये सोलर सिस्टम की तरह था, जहाँ पे न्यूक्लियस सन की तरह है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह है, प्लैनेट्स की तरह है जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट की तरह है, ठीक है, जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि ये सोलर सिस्टम की तरह है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस सन की तरह है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट की तरह है जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने बोली अपने एटम के बारे में, ठीक है। अभी रदरफोर्ड एटम से रिलेटेड हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देखनी है, ठीक है, और हमें बस ये देखना है कि ये एटम फेल क्यों हुआ, ठीक है। सो वो बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। थोड़ा सा कुछ और बातें भी पढ़नी है और क्या क्या किया था रदरफोर्ड ने और ये फेल क्यों हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो कहानी रुकती है हमारे नेक्स्ट सेशन तक, ठीक है। वहाँ पे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे बेटा और भी कई सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कई सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, सो मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिए हैं मुझे सबका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, तो आप लोग उसे ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।